Hi everyone, a very good evening to all of you. I wish you all a happy new year 2026. नया आने वाला साल पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा खुशनुमा हो, ज़्यादा सफलताओं भरा हो और आप सभी को वो चीज़ें मिले जो आप डिजर्व करते हैं इस नए साल में। तो चलिए बिना देरी के फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का आज कवर करेंगे। ये आर्टिकल लिखा हुआ है भारत के एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन पे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की फंक्शनिंग पे। बड़ा ही प्यारा लिखा हुआ आर्टिकल है। पढ़ने का अंदाज अपना बिल्कुल वैसा रहेगा कि अगले 40 मिनट में इंग्लिश का हर एस्पेक्ट आप कवर कर सके। रीडिंग भी आप मेरे साथ करेंगे, ग्रामर को भी साथ में कवर करना है और वोकैब तो जहां जहां आएगी उनको पिक्चर्स के साथ और ट्रिक्स के साथ में अपने दिमाग में बिठाएंगे। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कैराजी डिसेंट इनटू फार्स। देखिए, डिसेंट का मतलब होता है पतन या फिर इसको बोल सकते हैं गिरावट। अंग्रेजी में दो वर्ड्स हैं, पहला वर्ड है असेंट और दूसरा वर्ड है डिसेंट। दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। असेंट का मतलब है चढ़ाई, जब आप ऊपर की तरफ जाएं। डिसेंट का मतलब है गिरावट, जब आप कुछ अच्छा करने के बाद नीचे की तरफ गिरे। कैराजी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी डिसेंट कर रहा है या गिराई देख रहा है, अपनी गिरावट देख रहा है और ये डिसेंट हो रही है एक फार्स में, मखौल में, तमाशे में। इतना संजीदा इंस्टीट्यूशन, इतना इंपॉर्टेंट एक संस्था इलेक्शन कमीशन, आजकल उसके नाम के साथ में आपको मजाक और मखौल जैसी मीम्स देखने और सुनने को मिलेंगे। तो ये कहलाता है डिसेंट इनटू फार्स। चलिए ये वर्ड सभी डिटेल में आपको करवाएंगे। फार्स का मतलब होता है तमाशा या मखौल, डिसेंट आपने देख लिया। अब टाइटल पैराग्राफ देखो क्या कहना चाह रहा है। कैराजी एडॉक चेंजेस एंड पुअर इंप्लीमेंटेशन मार द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। कह रहे जो एडॉक चेंजेस हैं, चेंजेस पता है आपको, बदलाव। एडॉक का मतलब होता है जी अचानक से किए गए, जो आपको ठीक लगा उस वक्त पे आपने कर दिया टेम्परेरी तौर पे। कह रहे जी अचानक से आने वाले जो बदलाव होते हैं ना, और खराब तरीके से जो इंप्लीमेंटेशन होता है, अमल में लाने का काम होता है, ये दोनों चीजें मार करती हैं। मार का मतलब हिंदी में भी मार होता है, अंग्रेजी में भी मार। मार का मतलब चोट मारना। ये दोनों चीजें चोट मारती हैं हमारे इलेक्शन कमीशन की SIR या फिर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की एक्सरसाइज पे, जो की जा रही है इलेक्टोरल रोल्स की या फिर चुनावी पर्चियों की। इलेक्टोरल रोल वो पर्ची होती है जिसको लेकर के आप इलेक्शन में वोट डाल करके आते हैं। तो आपका जो नाम है जिस लिस्ट में, वोटर लिस्ट, उसको बोलते हैं इलेक्टोरल रोल। चलिए सेंटेंस समझ में आया? थोड़ा सा ट्रिकी सा है ना, लंबा सा। इलेक्शन कमीशन बार बार चेंजेस ऐसे करता है, बदलाव ऐसे करता है, टेम्परेरी से, एडॉक से, और उन बदलावों को इंप्लीमेंट करता है बड़े खराब तरीके से। ये दोनों चीजें मिल करके चोट कर रही हैं, मार मार रही हैं, खराब कर रही हैं, डैमेज कर रही हैं इलेक्शन कमीशन की इस इंटेंसिव रिवीजन की एक्सरसाइज का, जो इलेक्टोरल रोल्स पे यानी चुनावी वोटर लिस्ट पे की जा रही है। चलिए, चेंजेस एंड इंप्लीमेंटेशन दोनों की वर्ब है मार। आज की वोकैब बहुत रिच है, सारे वर्ड्स आपको डिटेल में दिखाऊंगा। उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। किसका? ग्रामर का नहीं, वोकैब का ही। मैंने 6 वर्ड्स आपके सामने लिख दिए हैं जो फॉरेन वर्ड्स हैं, इंग्लिश के वर्ड्स नहीं है। लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, अलग अलग भाषाओं से लिए गए हैं। साइड वाला, राइट साइड का मत देखो, एक बार इस पे हाथ रख लो। लेफ्ट साइड के कितने वर्ड्स के मीनिंग्स आपको याद है? सब लोग इस एक्सरसाइज को जरूर करना। ये वर्ड्स आपको एग्जाम में मिलते हैं और आज इनको ट्रिक के सारे पकड़ेंगे ताकि जिंदगी भर दिमाग में बैठे। चलिए देखिए, ये जो ऐड होता है ना, ऐड, ये एक लैटिन फ्रेज है। इसका मतलब होता है फॉर या फिर टुवर्ड। फॉर मतलब के लिए, टुवर्ड यानी की तरफ। तो ऐड का मीनिंग समझ लो। सारे फ्रेजेस ऐड से बनने वाले, इससे बैठेंगे दिमाग में। चलिए, हॉक का मतलब होता है दिस। अब बताओ एडोक का मतलब क्या हुआ? एडोक का मतलब हुआ फॉर दिस, या फिर यूं कहते हैं फॉर दिस पर्पस, या फिर यूं कहते हैं टेम्परेरी। आपको सरकार ने नौकरी पे रखा, लेकिन नौकरी परमानेंट नहीं थी, एडोक थी। किसी पर्पस के लिए थी, सरकार की नई स्कीम आई थी, उसके लिए आपको नौकरी पे रखा गया, स्कीम बंद, आपकी नौकरी भी खत्म। ऐसी नौकरियों को बोलते हैं एडहॉक। तो कोई भी काम जो टेम्परेरी पर्पस से किया जाए, जब मामला खत्म वो काम खत्म, वहीं तक वो काम चलेगा जब तक उसका पर्पस चालू है, जारी है। ऐसी चीजों को अंग्रेजी में बोलते हैं एडहॉक, यानी कि फॉर दिस। चलो एड इन्फिनिटम। देखिए, इन्फिनिटम यानी इन्फिनिटी, है ना, पता है ना आपको इन्फिनिटी।
एड मतलब टुवर्ड्स या फॉर। अगर कोई चीज फॉर इन्फिनिटी हो, यानी वो इतनी ज्यादा हो जाए कि वो इन्फिनिटी तक चली जाए, लिमिटलेस हो जाए, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं एड इन्फिनिटम। अगर आपके पास एड इन्फिनिटम पैसा आ गया है तो मतलब आप बहुत पैसे वाले हो गए हैं। अगर समझ गए ना अब इसके एग्जांपल्स में आपको क्या दूं, एड इन्फिनिटम वैसे ही समझ लो, लिमिटलेस बोलते हैं इसको आसान भाषा में, या फिर इसको बोलते हैं फॉरएवर, हमेशा के लिए। चलिए एक और वर्ड है एड नोजियम। देखिए नोजिया का मतलब होता है जी खराब होना। आपको जैसे वॉमिट आती है, मन कच्चा होता है, उसको बोलते हैं नोजिया। अब कोई काम अगर एड नोजियम हो रहा है, इसका मतलब वो काम इतना हो रहा है कि करते करते आपका मन खराब हो गया, लेकिन आप उस काम को किए जा रहे हो। जैसे आप खाना खा रहे हो, इतना खा लिया कि अब खाते खाते आपका मन खराब होने लगा, तो आप एड नोजियम कर रहे हो उस काम को, एक सिकनिंग लिमिट तक, यानी बीमार कर देने वाली लिमिट तक किसी काम को किया जा रहा है। गाना सुन रहे हो एड नोजियम, तो सुने ही जा रहे हो, कानों में दर्द होने लगा है लेकिन फिर भी सुन रहे हो, है ना। सोए हो तो इतना सो रहे हो, कमर में दर्द होने लगा है लेकिन सोए जा रहे हो। तो जब भी कोई काम लिमिट के पार होता है, एड नोजियम होता है। चलिए अगला एड लिब। लिव का मतलब है लिबर्टी, लिबर्टी यानी आजादी। अगर कोई काम एड लिव कर रहे हैं ना आप, तो एक तो कर सकते हैं आप उसको बिना किसी प्रेपरेशन के, अपनी आजादी के साथ। आपको डांस करने के लिए बोला, कहीं पे नाचना था आपको, तो आपने पहले कोई प्रिपेयर नहीं किया, प्रिपरेशन नहीं किया, सीधे अपने हिसाब से स्टेप कर दिए। ये आपकी लिबर्टी थी, आपकी आजादी थी। एड लिव आपने डांस किया बिना प्रिपरेशन के। और दूसरा मीनिंग क्या है इसका, जब कोई चीज आप जितनी चाहें उतनी कर लें, उतनी खा लें, उतनी पी लें, उतनी खर्च लें, तब भी वो काम आप एड लिव करते हैं, क्योंकि उसमें आपकी लिबर्टी यानी फ्रीडम होती है। ठीक है, चलो ये कुछ कुछ एड नोजियम जैसा ही है ना, एड लिव। तो दो मीनिंग्स हैं इसके। लास्ट है जी डी फैक्टो। डी फैक्टो का मतलब है हकीकत के हिसाब से आज। चाहे लीगली अक्साई चीन हमारा है या नहीं, लेकिन डी फैक्टो हकीकत के हिसाब से, डी फैक्टो वो चाइना के अंदर जो है काउंट होता है, चाइना के नक्शे के अंदर आपको मिलेगा। समझ पा रहे हो ना। चाहे कश्मीर हमारा है या नहीं, लेकिन डी फैक्टो कश्मीर का बहुत सारा हिस्सा आपको पाकिस्तान के नक्शे में मिलेगा। तो इन रियलिटी जो चीज होती है वो होती है डी फैक्टो, चाहे वो लीगली गलत हो या सही हो। चलिए लास्ट है सीओ मोटू। देखिए मोटू का मतलब है मोटिवेशन, सीओ का मतलब है खुद। जब कोई काम आप खुद के मोटिवेशन से करते हैं, बिना किसी आउटसाइड ट्रिगर के, तो वो होता है सीओ मोटू। जैसे आपने पढ़ाई शुरू कर दी अचानक से, पहले नहीं पढ़ते थे, अब जो आपने शुरू किया है, अपने मन से किया है, ये सीओ मोटू कर रहे हैं। आपको किसी ने नहीं कहा कि आप करो, बस करना चाहते हो, मन से इच्छा है आपकी तो कर रहे हो। चलो एक बार इनको रिपीट कर लेना, तोड़ करके बता रहा हूं, जैसे अंग्रेजों ने, फ्रेंच लोगों ने, ग्रीक लोगों ने वर्ड्स बनाए हैं, दिमाग में ऐसे ही बैठेंगे। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं, इस आर्टिकल की दिखाता हूं आपको वोकैब। 5 भारी भरकम वर्ड्स हैं मेरे पास, शुरू में एक साथ देख लोगे तो क्लास को स्मूथली ले पाओगे। क्लास अच्छी लगती है, कुछ नया लगता है, अलग लगता है, तो जरूर से इसको एक लाइक और एक शेयर दें, ताकि इन क्लासेस को इसी जोश के साथ में लाया जा सके। अपनी क्लासेस के सभी नोट्स पीडीएफ्स मिलेंगे आपको इस टेलीग्राम में। सर्च करें @official YT, प्राइवेट ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। YT ऐप को साथ ही अपने फोन में जरूर डाउनलोड करें, आपकी अपनी ऐप है। इस ऐप को बनाया गया बड़े प्यार से, ताकि आपको अफोर्डेबल प्राइस में प्रीमियम कंटेंट के साथ में एग्जाम्स के लिए पर्सनली गाइड किया जा सके। YT ऐप का iOS और एंड्रॉइड लिंक इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में है। ऐप पे आपको मिलते हैं प्रीमियम कोर्सेज, जो नाम के प्रीमियम है। न्यू ईयर के मौके पे राइटिंग स्किल्स कोर्स, जिसमें आपको लिखना सिखाया गया है 60 घंटों के अंदर। इस कोर्स को आप अवेल कर सकते हैं बहुत ही कम प्राइस के अंदर, 475 में ऐप के ऊपर ये अवेलेबल है। कूपन्स लगाते रहना ताकि न्यू ईयर का आपको डिस्काउंट मिल सके। राइटिंग के साथ साथ आपको मिलेगा सभी एग्जाम्स का फुल फाउंडेशन कोर्स ऐप के ऊपर, जिसमें आपकी ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग, प्रीवियस ईयर पेपर्स सब कुछ शामिल है। ये इंग्लिश अनलॉक्ड फुल टूल किट कोर्स अवेलेबल है 988, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। न्यू ईयर के मौके पे इसको आप अवेल कर सकते हैं कूपन लगा के। इसी के साथ में आपको मिशन यूपीएससी के नाम से सिविल सेवाओं के लिए कोर्स मिलेगा, जिसमें सिविल सेवाओं के लिए हिंदी से इंग्लिश में माइग्रेट किया जाता है आपको। ये कोर्स भी डिस्काउंट पे अवेलेबल है। इसमें CSET से लेकर के कंपलसरी इंग्लिश पेपर, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, हर पोर्शन सिविल सेवाओं और स्टेट सिविल सेवाओं का यूपीएससी का कवर्ड है। चलिए ऐप से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, ये टीम का व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप करके टीम से बात कर सकते हैं। लिंक इन द कमेंट सेक्शन फॉर द ऐप। ऑलराइट, फर्स्ट वर्ड है अपने पास आज का फार्स। मैंने आपको बता ही दिया था, फार्स का मतलब होता है तमाशा या मखौल। शुद्ध हिंदी में इसको प्रहसन भी बोलते हैं। अब ये बना कैसे है, इसको याद रखने का तरीका है, फार्स से बना है फॉल्स। फार्स एक ऐसा शो है, एक ऐसा तमाशा है जो झूठा है। देखने में आपको लगेगा कुछ संजीदा काम हो रहा है, लेकिन है वो सारा फार्स। जैसे
सरकारी दफ्तरों में कामकाज जो होता है ना अक्सर फार्स होता है। देख के आपको लगेगा कि कुछ बढ़िया कर रहे हैं ये, है ना, देश चला रहे हैं, हो क्या रहा है वहां पे, करप्शन, है ना। हर आदमी चोरी करने के मूड में रहता है, कुछ मिल जाए कहीं से कुछ कमा लूं, 4 पैसे, अठन्नी चवन्नी। तो ये होता है फार्स, फॉल शॉ, अ सिचुएशन दैट इज एब्सर्ड बट एंड मेक्स अ सीरियस मैटर लुक रिडिकुलस। फार्स से ही फार्सिकल नाम का एडजेक्टिव बनता है और फार्सिकली नाम की एडवर्ब बनती है। तमाशे को, प्रहसन को, मॉकरी, शैम, शैरेड, पैरोडी, फियास्को, एब्सर्डिटी, इन सभी वर्ड से बताया जाता है। शैरेड तो पूरा का पूरा एक गेम होता है जिसके अंदर आप तमाशा करते हो। जैसे आपको कोई फिल्म का नाम बताना है बिना बोले, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो पहले दिल बनाओगे फिर दुल्हनिया बनाओगे हाथ से, तो अपनी बॉडी लैंग्वेज से आप वो गेम सा खेलते हैं ना एक, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं डम शैरेड। तो ये शैरेड जो है वहां से कनेक्ट कर लेना, फार्स से, तमाशे से जुड़ा हुआ वर्ड है। चलिए, तमाशे का उल्टा क्या होगा, जिसमें सिंसियरिटी होगी, सीरियसनेस होगी। तो क्रेडिबिलिटी यानी भरोसेमंदी, सीरियसनेस, लेजिटिमेसी, इंटेग्रिटी, सभी इसके सिनोनिम्स हैं। इसको यूज करके देखते हैं। पुअर इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस टर्न द एंटायर केस इनटू अ फार्स। खराब तरीके से जो जांच की गई थी पुलिस के द्वारा, उसने बदल दिया पूरे केस को एक मखौल में, तमाशे में, फार्स में। बैठेगा तो वर्ड अब दिमाग में ये फॉल्स यानी झूठा से इसको कनेक्ट करके रखना। चलिए, एक और वर्ड आएगा आज की क्लास में, मार। ये मैंने आपको बताया था, ये हिंदी वाली मार है। हिंदी में मार का मतलब क्या होता है, मार का मतलब मारपीट, डैमेज, चोट। तो अंग्रेजी में जब किसी को डैमेज पड़े, चोट लगे, तो उसको बोलते हैं मार करना। और जो मार खाया हो, पिटा हो, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं मार्ड। एडजेक्टिव फॉर्म में, वर्ब की थर्ड फॉर्म मार्ड। चलिए, किसी चीज को बिगाड़ने को या खराब करने को, चोट मारने को टार्निश करना, ब्लेमिश करना, इंपेयर करना, डैमेज करना, स्पॉइल करना भी बोलते हैं। ब्लेमिश का मतलब होता है लांछन लगाना। अंडरमाइन का मतलब होता है कमजोर बनाना। टार्निश का मतलब होता है तार तार करना, देखो तार तार, टार्निश। इंपेयर का मतलब होता है अपाइज बनाना। डैमेज का मतलब है चोट मारना। स्पॉइल का मतलब है खराब करना। अच्छा, इसका उल्टा क्या होगा, मार मारने का उल्टा होगा जी किसी को संवारना, किसी को स्टेबलाइज करना, इनहांस करना, इंप्रूव करना, परफेक्ट करना, स्ट्रेंथन करना। द रीसेंट एलिगेशंस ऑफ बायस्ड फंक्शनिंग अगेंस्ट द ईसीआई मार इट्स क्रेडिबिलिटी। जो रीसेंट एलिगेशंस हैं, हाल ही के जो आरोप है, एलिगेशंस पता ना आपको, ब्लेम, और ये आरोप किस चीज के हैं, बायस्ड फंक्शनिंग के हैं, पक्षपातपूर्ण जो है कामकाज के हैं। और किसके खिलाफ है, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है। ये सारे आरोप जो हैं मार करते हैं या चोट मारते हैं इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पे, भरोसेमंदी पे। चलो, बैठेगा वर्ड दिमाग में, पिक्चर देख लिया करो साथ साथ में। ये है मार। आ जाओ नेक्स्ट वर्ड पे। अब ये कौन है, एक सींग वाला जानवर। डोनाल्ड ट्रंप की फोटो लगा दी मैंने। अगला वर्ड जो है अनोमली है। अनोमली वर्ड जो है एबनॉर्मलिटी से मिलता है। एबनॉर्मल पता ना आपको, जो नॉर्मल से हटके हो, बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप की तरह। इंडिया पीएम जो है सबसे अच्छे दोस्त भी हैं इनके, और इंडिया पे सबसे ज्यादा टैरिफ्स भी हैं, है ना। तो इस तरीके से जब कोई आदमी बहुत लीक से हटके काम करे, एबनॉर्मल सा लगे आपको, देखने में आपको अतरंगी लगे, असामान्य लगे, उस विसंगति को बोलते हैं उसके अंदर की अनोमली। अनोमलस इसकी एडजेक्टिव फॉर्म है। अनोमलसली इसको एडवर्ब फॉर्म में यूज कर सकते हैं। चलिए, विसंगति को इरेगुलरिटी, इनकंसिस्टेंसी, डिस्क्रिपेंसी, डेविएशन भी बोलते हैं। विसंगति का बिल्कुल उल्टा है, जो चीज सामान्य हो, तो नॉर्मेलिटी, रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी, यूनिफॉर्मिटी। ऑफिशियल्स नोटेड एन अनोमली इन द फिगर्स ड्यूरिंग रूटीन वेरिफिकेशन। अफसरों ने नोटिस किया एक विसंगति को, एक एबनॉर्मल चीज को फिगर्स में, आंकड़ों में, रूटीन वेरिफिकेशन के दौरान, रोजमर्रा की जांच के दौरान। चलिए, बैठेगा वर्ड दिमाग में, अनोमली। चलो नेक्स्ट आ जाओ अपना। नेक्स्ट है जी हैव हैजर्ड। देखिए, हैजर्ड वर्ड पता है आपको, हैजर्ड, हैजर्ड का मतलब होता है खतरा। अगर आप हैव हैजर्ड को धीमे बोलेंगे ना, तो ये कुछ ऐसा सुनने में लगेगा, हैव हैजर्ड। हैव मतलब आधा, हैजर्ड यानी खतरा। कोई काम इतने खराब तरीके से किया गया हो कि आधा तो वैसे खतरे में आ जाए। बेतरतीबी से किया गया काम, अव्यवस्थित तरीके से की गई कोई चीज, वो होती है हैव हैजर्ड। समथिंग डन विदाउट प्लानिंग, ऑर्डर और क्लियर डायरेक्शन। जैसे कि ये कमरा जो है ना, ये मिलेगा आपको हैव हैजर्ड अवस्था में। कुछ समझ आ रहा है इसमें क्या हो सकता है, क्या कर रहा होगा कोई इंसान यहाँ। तो हैव हैजर्ड को आप ऐसे याद रखें, हैव हैजर्डली इसकी एडवर्ब फॉर्म है। अब देखो, बेतरतीब से किए गए काम को इन सभी वर्ड से बता सकते हैं आप। एमलेस, आर्बिट्रेरी यानी मनमाना, असिस्टमेटिक यानी बिना सिस्टम का, डिसऑर्डरली यानी बिना ऑर्डर के, केओटिक यानी केओस पे भरा हुआ, रैंडम यानी पता आपको।
इसका बिल्कुल उल्टा होता है सिस्टमेटिक किया गया कोई काम जो स्ट्रक्चर्ड हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, मैथोडोलॉजिकल हो या प्लान्ड हो। हैपहैजर्ड कंस्ट्रक्शन हैज मेड द सिटी वल्नरेबल टू अर्थक्वेक्स। जो बेतरतीबी से किया गया कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग्स हैं, डैम्स हैं, ब्रिजेस हैं, उन्होंने बना दिया है सिटी को कमजोर या वल्नरेबल अर्थक्वेक्स के सामने, भूकंपों के सामने। तो ये वर्ड ऐसे याद रखना, हैपहैजर्ड। चलिए लास्ट वर्ड अपने पास इन्फॉर्मिटी। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है अगर आपको फॉर्म वर्ड के बारे में पता है। फॉर्म का मतलब होता है मजबूत। इनफॉर्मिटी यानी जिस चीज में मजबूती खत्म हो गई हो, या तो वो हो गई हो बड़ी कमजोर, या उसमें आ गई हो कोई कमी। जैसे कि आपका शरीर, अगर उसमें इन्फॉर्मिटी आ गई है तो आप कमजोर हो गए हो, उम्र की वजह से, बीमारी की वजह से, है ना, आपको ताकत फील नहीं हो रही। हो सकता है आपकी पढ़ाई में भी इन्फॉर्मिटी आ जाए। तो पढ़ाई में इन्फॉर्मिटी का मतलब है पढ़ाई में अब कमी आ गई है, आप ठीक से नोट्स नहीं बनाते हो, उतना लंबा बैठ नहीं पाते हो, पढ़ाई नहीं करते हो। तो इन्फॉर्मिटी जो है किसी भी तरीके से किसी भी चीज में हो सकती है। इसको वीकनेस या डिफेक्ट कह सकते हैं, आप फ्लॉ बोल सकते हैं। चलिए, डिफेक्ट, शॉर्टकमिंग, लिमिटेशन, कमी, कमजोरी, सभी इसके सिनोनिम्स हैं। स्ट्रेंथ, रॉबस्टनेस, साउंडनेस, स्टेबिलिटी, सॉलिडिटी, सभी इसके एंटोनिम्स हैं। लीगल एक्सपर्ट्स पॉइंटेड आउट सीरियस इन्फॉर्मिटीज। कानून के जानकारों ने पॉइंट आउट किया, इशारा करके बताया काफी सारी गंभीर कमजोरियों को, कमियों को, इन्फॉर्मिटीज को इन द प्रोसीजर, पूरी प्रणाली में, प्रोसीजर में, दैट नीडेड करेक्शन, जिसको जरूरत थी सुधार की, करेक्शन की। चल, पांचों वर्ड्स बैठ गए दिमाग में। नई वोकैब शीट इसीलिए डिजाइन होती है, टाइम लगता है पूरी टीम का 1-1.5 घंटा ये वर्ड्स, ये पिक्चर्स लाने में, ताकि ये सारा कलेक्शन आपको एग्जाम से पहले रेडीमेड मिल जाए। तो इस पे एक अलग से मैराथन क्लास करने वाले हैं हम, 3-4 घंटे में लगभग 1000 वर्ड्स को कवर करेंगे। बताना मुझे कमेंट्स में ये मैराथन का आइडिया आपको कैसा लगता है। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दे किस बारे में लिखा हुआ है। समरी है जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लेटेस्ट जो SIR की एक्सरसाइज है। आपके घर भी आए होंगे कुछ लोग, BLO साहब आए होंगे आपके घर, है ना, कि आपके मम्मी जी, पापा जी और आपका जो है वोटर कार्ड में नाम वेरीफाई करेंगे। तो ये SIR की एक्सरसाइज जो हर 15-20 साल से होती है, इस बार बड़े खतरनाक तरीके से हो रही है। और इसको देख के लगता है कि ये एक्सरसाइज बिल्कुल नागरिकता की एक्सरसाइज की तरह है। बहुत सारे मनमाने रूल्स ECI कभी भी बना देता है और कोर्ट के कहने पे कभी भी हटा भी देता है। आम आदमी को इससे बड़ी परेशानी हो रही है, लाखों लोगों के नाम कट गए हैं वोटर की लिस्टों से। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ये जो सारा काम ECI कर रहा है ना, इस बार देख करके लगता है कि ये निष्पक्ष नहीं है या इम्पार्शल नहीं है। और दूसरा, इतने खराब तरीके से हो रहा है कि इसमें मखौल या तमाशा दिखाई देने लगता है इतनी गंभीर संस्था के कामकाज में। तो ना आज की कंडेम कर रहा है ECI को, और साथ में है पैरोडिकल, पैराडॉक्सिकल। जब आप किसी का मखौल बनाते हो, व्यंग कसते हो, है ना, तो पैरोडी करते हो आप उसकी, पैरोडी वाली टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है। चलिए, फर्स्ट पैराग्राफ आपके सामने। कल से मैं टोन का एक अलग से क्वेश्चन लास्ट में ऐड करूंगा ताकि टोन को आप पकड़ पाओ। पैराग्राफ आपके सामने है, अच्छे बच्चे की तरह वीडियो को कर दो पॉज, एक बार खुद का मन लगाओ और इस पैराग्राफ का मीनिंग निकालो जितना आप निकाल सकते हो। फिर मिलके पढ़ते हैं हम साथ में, ताकि आपको पता लगे कहां कमियां हैं। शुरू कर लें, पॉज बटन आपके पास है, यूज कर लेना, ठीक है। कह द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या ECI स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और SIR of electoral rolls across 12 states and union territories is fast descending into a farce। कह रहा है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो ECI है ना, इसका जो SIR नाम का एक्सरसाइज है, और ये किसका है, ये एक्सरसाइज है इलेक्टोरल रोल्स का या वोटर की लिस्ट का। और ये कहां हो रही है, ये हर तरफ हो रही है अक्रॉस 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। ये सारा जो काम है ये डिसेंड कर रहा है बहुत तेजी से, फास्ट। और कहां डिसेंड कर रहा है भाई, कहां पतन कर रहा है, कहां गिर रहा है, एक फार्स में, एक तमाशे में, एक मखौल में। चलिए सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखो। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो SIR है, सब्जेक्ट है, वर्ब है इसकी इज डिसेंडिंग। डिसेंड समझ गए ना, ऊपर से नीचे आ रहे हो आप। इतनी गंभीर संस्था है लेकिन आपका कामकाज जो है इतने नीचे स्तर पे गिर रहा है कि अब देख के लगता है कामकाज मखौल है, मजाक है। तो ठीक है, SIR इज डिसेंडिंग। अक्रॉस का मतलब होता है सब तरफ, तो 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में सब तरफ ये एक्सरसाइज हो रही है। इलेक्टोरल रोल्स मैंने आपको बता दिया, वोटर की लिस्ट को बोलते हैं। इलेक्टोरल रोल से दो वर्ड्स मिलते जुलते हैं जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं। याद हो तो कमेंट्स में डालना, और नहीं हो तो गूगल पे सर्च करना, आगे आएंगे वहां आपको बता दूंगा। पहला वर्ड है इलेक्टोरेट, और दूसरा वर्ड है
प्लेबिसाइट, ठीक है, इलेक्टोरेट प्लेबिसाइट, दोनों वर्ड्स का मीनिंग निकालो, याद है डालना कमेंट्स में, आगे आएगा। कह रहा जी टेक द केस ऑफ वेस्ट बंगाल वेयर फ्यूरोर ओवर elderly residents having to attend eligibility hearings in remote locations even after submitting their enrollment forms forced the ECI to order home verification। कह रहा है जी ले लो इस केस को, टेक द केस, एग्जाम्पल के तौर पे इस केस को उठा लो जो है बंगाल का, ममता बनर्जी की स्टेट का। कह रहा है जहां पे फ्यूरोर आ गई है, फ्यूरोर का मतलब होता है जी बहुत गुस्सा, आउटरेज, जहां पे बड़ा गुस्सा आ गया है, और किस चीज को लेके, ओवर लेके बता रहा है। कह रहे हैं जी बहुत सारे बुजुर्ग यानी एल्डरली रेसिडेंट्स के इस काम को करने को लेके हैविंग टू, कौन सा काम इनको हैव टू करना पड़ रहा है, अटेंड करना पड़ रहा है एलिजिबिलिटी की हियरिंग्स को, सुनवाई को, वोटर लिस्ट में अपना नाम डलवाने की, और कहां पे, रिमोट लोकेशंस पे, दूर दराज के इलाकों में। और ये कब कर रहे हैं, ये बेचारे तब कर रहे हैं इवन आफ्टर, यहां तक कि जब वो सबमिट कर चुके हैं अपने एनरोलमेंट फॉर्म्स को, सारे कागजात को। कह रहे हैं ये जो सारा काम है ना, अगर आप इसको देखें और इस केस को लें, तो ये केस अगर देखेंगे तो ये फ्यूरोर ने फोर्स कर दिया है ईसीआई को कि वो ऑर्डर करे होम वेरिफिकेशन, घर घर जाकर के एक आदमी का वेरिफिकेशन हो। तो अगर आपने अपना फॉर्म दिया लेकिन ऊपर एसडीएम ने बोल दिया कि आपका फॉर्म जो है वो हमें ठीक नहीं लग रहा, आओ अपने डॉक्यूमेंट लेकर के, मेरी मदर के साथ भी हुआ ऐसा राजस्थान में, तो मैं भी डॉक्यूमेंट लेकर के गया था, लेकिन मेरा काम इजीली हो गया यहाँ, लेकिन बंगाल में नहीं हो रहा होगा। तो बंगाल में लोगों को दूर दराज के इलाकों तक बुलाया जा रहा है अपने डॉक्यूमेंट्स लेके, बड़े बूढ़े लोगों को, बुजुर्गों को, और इस गुस्से की वजह से ईसीआई जो है वो फोर्स हुआ है, मजबूर हुआ है कोर्ट से कि वो घर घर जाकर के एक एक आदमी का वेरिफिकेशन अब करवाएगा। चलिए, फ्यूरोर यानी गुस्सा, वो है इसकी फोर्स करना किसी को, है ना, समझ गए ना, दबाव डालना। और कुछ इसमें देखने वाला है नहीं। एल्डरली, ये वर्ड मैं आपको भी डिटेल में करवाता हूं, बड़ा अच्छा वर्ड है, इस पे ग्रामर कॉन्सेप्ट बनता है। कॉन्सेप्ट ये बनता है कि अंग्रेजी में 3 वर्ड्स हैं, ओल्डर, एल्डर और एल्डरली। तीनों देखने में एक जैसे लगते हैं और इनका मीनिंग भी ऑलमोस्ट सेम है। तीनों का मतलब होता है जो आपसे बड़ा हो उम्र में, लेकिन इनका इस्तेमाल होता है अलग अलग तरीके से। ओल्डर का मतलब है जो आपसे उम्र में बड़ा हो लेकिन आपका रिश्तेदार ना हो, या फिर कोई ऐसी चीज जो नॉन ह्यूमन हो लेकिन एज में बड़ी हो। जैसे एक ब्रिज है, वो सामने वाली सड़क से पुराना है, तो ब्रिज और सड़क का जब कंपैरिजन होगा तो आप ओल्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपका और आपके पड़ोसी का कंपैरिजन होगा एज का, तो आप ओल्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पड़ोसी आपका रिश्तेदार नहीं है ना। अगर आपका कोई रिश्तेदार आपसे बड़ा हो, भाई बहन, मामा, फूफा, कजन, तो वो कहलाता है एल्डर। और तीसरा क्या है, एल्डरली। एल्डरली का मतलब होता है उम्र में तो बड़ा ही बड़ा, लेकिन जो बुजुर्ग भी हो, जो 60, 70, 75, इसकी कोई कट ऑफ नहीं है, जो भी आदमी आपको अपना बुजुर्ग लगे, 1-2 जनरेशन आगे का आदमी लगे, वो कहलाता है एल्डरली। तो ये एल्डर तो होगा ही होगा, लेकिन वैसे ही बुजुर्ग होता है ना, बुजुर्ग के तौर पे इसको यूज करना है। 3 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इसी फॉर्मूला पे लगते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन घुमा फिरा के, आड़ा टेढ़ा करके प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछा गया है ये कॉन्सेप्ट। एक बार इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट दोगे तो आपको पता लग जाएगा कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा। चलिए अब मैं करवा दूं, ट्राई खुद से देना। कह रहा द लॉ इज डैश देन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। ये जो कानून है ये डैश है कॉन्स्टिट्यूशन से भी ज्यादा। अब कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा क्या हो सकता है भाई? लॉ कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा बड़ा हो सकता है उम्र में, यानी पुराना हो सकता है। अब 2 ऐसी चीजें कंपेयर हो रही हैं जिनमें ह्यूमैनिटी नहीं है, इंसान की बात नहीं हो रही, यहां पे रिश्तेदार की बात नहीं हो रही, तो यहां इस्तेमाल करेंगे ओल्डर का। द लॉ इज ओल्डर देन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। चलिए, शी इज ओल्डर, एल्डर या एल्डरली देन हर 2 सिस्टर्स। वो बड़ी है अपनी 2 बहनों से। अब देखो, भाई बहनों में कंपेरिजन हो गया रिश्तेदारों में, तो अगर वो बड़ी है तो यहां पे क्या लिखूंगा? एल्डर। छोटी होती तो यहां लिख देता यंगर। ठीक है, चल तीसरा देखो, द स्कीम हैज प्रोवाइडेड फ्री हाउसिंग टू थाउजेंड्स ऑफ डैश कपल्स। स्कीम में दिया है फ्री हाउसिंग या फ्री में रहने की जगह हजारों इस टाइप के कपल्स को। अब किस टाइप के कपल्स को दिया है भाई? उम्र में बड़े कपल्स को या बुजुर्ग कपल्स को? आप बोल सकते हो सर एल्डर कपल्स को दिया है, लेकिन एल्डर किससे? आपसे एल्डर, मुझसे एल्डर, किस रिश्तेदार से एल्डर? तो ना एल्डर लगाओ ना ओल्डर लगाओ, यहां पे बुजुर्गों की बात हो रही है, बुजुर्ग दंपतियों को दिया गया है, तो यहां पे लिख दो एल्डरली। है ना इजी कॉन्सेप्ट। चलो, आज के क्विज में पूछा हुआ ये कॉन्सेप्ट, इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। चलिए आगे की कहानी देखो। कह रहा है जी, और द फैक्ट दैट इट हैड टू कंडीशनली हॉल्ट हियरिंग्स ऑफ अनमैप्ड वोटर्स
दोज हुज नेम्स और पेरेंट्स नेम वर नॉट मैप्ड विद 2002 SIR। कह रहे फिर या फिर इस फैक्ट को देखो, इस तथ्य को देखो कि इट को यानी इलेक्शन कमीशन को कंडीशनली एक कंडीशन लगा करके होल्ड करना पड़ा, रोकना पड़ा उन सारी सुनवाइयों को, हियरिंग्स को जो थी अनमैप्ड वोटर्स की। अब अनमैप्ड वोटर कौन होते हैं? जिनका नाम या उनके पेरेंट्स का नाम मैप्ड नहीं था सरकार के दफ्तर जो रजिस्टरों में नहीं था पिछली SIR की एक्सरसाइज में 2002 में जो हुई थी। तो जिनका नाम नहीं है या आपके पिताजी का नाम नहीं है तो आपको नए डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ते हैं। तो इस बार क्या हुआ, इतना गुस्सा आ रहा है लोगों में क्योंकि बार बार डॉक्यूमेंट मांगते हैं। मैं खुद 2 बार देके आ चुका हूं, पता नहीं तीसरी बार भी मांगना हो सके इनका, है ना, मेरी मदर के डॉक्यूमेंट्स। तो ये बार बार डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, पता नहीं किस वजह से। तो इस बार इतना गुस्सा बढ़ गया कि सुप्रीम कोर्ट बीच में बचाव किया सुप्रीम कोर्ट ने, और ये डॉक्यूमेंट मांगने की प्रक्रिया इनको बंद करनी पड़ी, हॉल्ट करना पड़ा हियरिंग्स को। चलिए, इट की वर्ब है हैड, नेम्स की वर्ब है वर नॉट मैप्ड। मैप्ड का मतलब होता है रजिस्टर्ड। कह रहा है जी समन्स वर in the form of software notices but this software was not used in Bihar। कह रहा है फिर जो सम्मन आए, सम्मन का मतलब होता है बुलावा। आपका नाम अगर नहीं मिलेगा ना तो SDM का एक बुलावा आएगा आपके घर पे कि ये डॉक्यूमेंट लेके मेरे समक्ष उपस्थित हो। कह रहा है जो सरकारी बुलावे आए ना वो भी फॉर्म में थे एक सॉफ्टवेयर के नोटिस के। कह रहा है लेकिन ये सॉफ्टवेयर यूज नहीं किया गया था बिहार में। तो कहीं ये सॉफ्टवेयर के नोटिस आए हैं, कहीं हाथ से लिखे हुए हैं। चलिए, समन्स की वर्ब है वर्ड, सॉफ्टवेयर की वर्ब है was not used। कह रहे हैं एसोसिएशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स कंप्लेंट दैट दिस suo motu system driven deletion of electors from the draft electoral rolls in West Bengal in the ongoing SIR process bypass the statutory role of the electoral registration officers। कह रहे फिर एक एसोसिएशन जो है सिविल सर्वेंट्स की, IAS अधिकारियों की, ये SDM, ये मामलतदार, ये सारे है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, कह रहे इनकी एक एसोसिएशन है, उसने एक कंप्लेन किया, एक शिकायत दर्ज की। और क्या की कि ये जो सिस्टम के द्वारा ड्राइव किया गया डिलीशन है, रिमूवल है बहुत सारे वोटर्स के नाम का, जो सुओ मोटू है, अपने आप किया जा रहा है। किसी ने नहीं कहा इलेक्शन कमीशन को, बस इलेक्शन कमीशन अपने हिसाब से एक नया सॉफ्टवेयर लाया और अपने आप डिलीट कर रहा है। और कहां से? इस कच्ची इलेक्टोरल रोल से या फिर चुनावी जो है मतदाता लिस्ट से। और कहां पे? वेस्ट बंगाल में। और कब हो रहा है ये? ऑन गोइंग SIR की प्रोसेस में ये काम हो रहा है। तो इन्होंने कंप्लेन ये किया कि ये सारा डिलीशन का काम जो है, जो मनमाने ढंग से हो रहा है ना, ये बाईपास करता है, ये साइड में से गुजर जाता है उस स्टैट्यूटरी रोल के, उस संवैधानिक भूमिका के जो है इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स की, या फिर यूं कह दे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कभी था ही नहीं है ना, उनका प्रेरोगेटिव, उनका हक या उनका अधिकार क्षेत्र कभी था ही नहीं कि किसी का नाम वो डिलीट कर दें। तो IAS अफसर की खुद एक जो है एसोसिएशन कह रही है कि गलत तरीके से काम हो रहा है। चलिए, एसोसिएशन की वर्ब है कंप्लेंट, कंप्लेन करना, शिकायत करना, V2 लगी हुई है। डिलीशन यानी रिमूवल, हटाना किसी नाम को। इलेक्टर यानी मतदाता यानी वोटर जो आपको इलेक्शन में वोट डाले। डिलीशन की वर्ब है बाईपास्ट। स्टैट्यूटरी यानी संवैधानिक। चलिए, एक ग्रामर कॉन्सेप्ट करवाता हूं आपको, बड़ा प्यारा है। इस वर्ड को देखना ध्यान से, समन्स। कैसा वर्ड है ये? प्लूरल वर्ड है ना। समन्स वर्ड इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर। पर आपको मजे की बात बताऊं, ये वर्ड प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है। समन्स सिंगुलर वर्ड है, इसके पीछे ऐसा आता है, लेकिन इसको देख करके मत समझना है प्लूरल है। इसका प्लूरल बनाना हो तो इसके पीछे ES लगाया जाता है। जैसे एक सेंटेंस है, A summons was issued for him by the local court। एक बुलावा उसके लिए इशू किया गया था लोकल कोर्ट के द्वारा। समन्स यहां पे सिंगुलर है, ए आर्टिकल इसके आगे लगाया गया है, वर्ब भी सिंगुलर है, सेंटेंस में नो एरर है। अब इसको देख के आपको लगेगा सर यहां पे एरर थी, पार्ट ए में एरर मार्क कर आता हूं, है ना। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, काफी पुराना है, 8-10 साल, लेकिन आया हुआ है। अब मजे की बात ये है, SSC बैंकिंग में समन्स और समन्सेज ये इस तरीके से चलता है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में समन्स वर्ड जो है इसी को प्लूरल मान लिया गया है। तो आजकल की बोलचाल की इंग्लिश में समन्सेस वर्ड आपको सुनने को नहीं मिलेगा। लेकिन अपनी कहा, अपनी तो अंग्रेजों की गुलामी वाली अंग्रेजी है ना, जो अंग्रेज छोड़ गए थे। हमारे एग्जाम्स में, दफ्तर में, कामकाज में वही गुलामी वाली अंग्रेजी यूज होती है। तो मॉडर्न इंग्लिश यूज ना होने की वजह से हमें इसी फॉर्मूला को एग्जाम्स के लिए फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये है मॉडर्न इंग्लिश जिसमें समन्स वर्ब प्लूरल है, नाउन प्लूरल है, इसका सिंगुलर फॉर्म समन है, प्लूरल पीछे S लगा के। चलिए बढ़े आगे। तो ये सही है अपने हिसाब से, हमारे हिसाब से, एग्जाम्स के हिसाब से इसमें करेक्शन की जरूरत है। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ।
कह रहा है द प्रोसीजरल केओस कुड हैव बीन अवॉइडेड हैड द ECI नॉट रस्ट इनटू द SIR। कह रहा है ये सारे प्रोसीजर की जो केओस है, अराजकता है, इसको अवॉइड किया जा सकता था, इससे बचा जा सकता था अगर ऐसा हो जाता। और क्या हो जाता? अगर ECI ने रश इनटू ना किया होता, जल्दबाजी करके इस काम में रश इनटू ना किया होता SIR के, और कब? बिल्कुल पहले, जस्ट बिफोर, बिल्कुल पहले असेंबली इलेक्शंस के इन स्टेट्स में, यूटीज में, जैसे कि वेस्ट बंगाल, जैसे कि तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी। तो ये अचानक से जो उन्होंने SIR किया इलेक्शन से बिल्कुल पहले, इस वजह से सारी जो है तमाशे हो रहे हैं। चलिए, केओस की वर्ब है कुड हैव बीन अवॉइडेड। थर्ड कंडीशनल की ऑल्टरनेटिव फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है परसों की क्लास में, डे बिफोर यस्टरडे आपको ये करवाया गया था। जैसे ये सेंटेंस देख लो, फर्स्ट वाली फॉर्म है थर्ड कंडीशनल रेगुलर फॉर्म, इफ शी हैड स्टडीड मोर शी कुड हैव स्कोर्ड हायर। अगर उसने स्टडी किया होता और ज्यादा, उसने पढ़ाई की होती और ज्यादा, तो उसने स्कोर किया होता और ज्यादा। ये रेगुलर फॉर्म को आप चाहें तो ऑल्टरनेटिव फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इफ को यहां से हटाएं, हैड को शुरू में ले आए, तो हैड शी स्टडीड मोर शी कुड हैव स्कोर्ड हायर। तो बस यहां भी वही हुआ है, हैड को लगाया गया इफ की जगह पे, इफ लगा दो और हैड को अगर यहां रख दो तो ये थर्ड कंडीशनल की रेगुलर फॉर्म बन जाएगी। अब ये इतना सब मैंने बोला, कुछ बच्चों के सर के ऊपर से निकला होगा, भाई साहब आपके कंडीशनल अभी तक दुरुस्त नहीं है, नहीं दुरुस्त है तो सीखने पड़ेंगे। होम पेज पे जाओ चैनल के, आपको कंप्लीट ग्रामर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चलिए, कह रहा है जी इट्स एड ऑक यूज ऑफ सॉफ्टवेयर द ECI जंक्ड। देखो अगला जो सेंटेंस है ना, इसमें डैश लगा हुआ है और एक डैश लगा हुआ है यहां। तो आपको क्या करना है, इस पूरे सेंटेंस को ये डैश से डैश का छोड़ के पढ़ना है। बताया हुआ ना आपको, लंबा सेंटेंस है, दो डैश है, दोनों डैश जो है इनको छोड़ दो, इनके बीच का छोड़ दो, बाकी पढ़ लो। कह रहा है जी इट्स एड ऑक यूज ऑफ सॉफ्टवेयर, अब बीच का छोड़ दो, इज क्रिएटिंग कंफ्यूजन एंड डिस्ट्रेस। कह रहा है इट्स यानी ECI का, एड हॉक यानी टेम्पररी तौर पे किया गया इस्तेमाल जो है सॉफ्टवेयर का। कह रहा है जी ये क्रिएट कर रहा है बहुत सारी कंफ्यूजन और स्ट्रेस को, डिस्ट्रेस को। डिस्ट्रेस का मतलब होता है मेंटल हार्डशिप या सफरिंग, दिमागी तौर पे किसी के लिए यातना। तो ये बहुत सारी यातनाएं दे रहा है लोगों को अचानक से ECI जो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है। अब देखो बीच में क्या लिखा हुआ है, अब इस सॉफ्टवेयर के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है जो बीच में अपने पढ़ेंगे और ऐड कर देंगे। क्या लिखा हुआ है, द ECI जंक्ड इट्स डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन बिहार। कह रहा है इस ECI ने पहले तो जंक कर दिया यानी हटा दिया। जंक करना यानी किसी चीज को कबाड़ में फेंकना। तो पहले तो इसने कबाड़ में फेंका अपना डुप्लीकेट नाम हटाने वाला, डी डुप्लीकेशन वाला सॉफ्टवेयर बिहार के अंदर, और फिर टोल्ड द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को ही जाके बताया व्हाई इट वाज नॉट यूजिंग इट, कि ये इसको यूज क्यों नहीं कर रहा, शायद खराब सॉफ्टवेयर होगा। कह रहा लेकिन फिर क्या हुआ, बट रिपोर्टेडली यूज्ड इट अलोंग साइड अनदर सॉफ्टवेयर टू फ्लैग अनमैप्ड वोटर्स विदाउट प्रॉपर प्रोटोकॉल। लेकिन बाद में इसी इलेक्शन कमीशन ने इसी बिहार के अंदर कथित तौर पे, रिपोर्टेड तौर पे इसी सॉफ्टवेयर को फिर यूज किया एक और सॉफ्टवेयर के अंदर जोड़ करके, ताकि ये फ्लैग कर सके, इशारा दे करके बता सके ऐसे वोटर्स को जो मैप्ड नहीं है, जो सरकारी कागजात में रजिस्टर्ड नहीं है, और ये सारा काम किया बिना प्रॉपर प्रोटोकॉल के। तो सॉफ्टवेयर ढूंढना, सॉफ्टवेयर लगाना, अनमैप्ड वोटर्स को ढूंढना गलत नहीं है, लेकिन पहले क्या करता है इसी सॉफ्टवेयर खरीदता है, फिर कहता है जी सॉफ्टवेयर काम का नहीं है, हटा रहा हूं मैं इसको। फिर कोर्ट में भी जाके बोला कि इस सॉफ्टवेयर को यूज नहीं करूंगा, बाद में पता लगा इसी को यूज करके लोगों को सम्मन भेज दिए। तो कंफ्यूजन हो रही है लोगों को कि आप क्या करना चाह रहे हो, आपके मन में क्या है, छुपा के क्या बैठे हो आप। चलिए, एड हॉक यूज ऑफ सॉफ्टवेयर की वर्ब है इज क्रिएटिंग डिस्ट्रेस, आपने देख लिया। ECI की वर्ब है जंक्ड, दूसरी वर्ब है टोल्ड। जंक करना यानी कचरे में फेंकना, किसी चीज को खारिज करना। इट आया है ECI के लिए, वर्ब है वाज नॉट यूजिंग, दूसरी वर्ब है यूज्ड। बढ़े आगे, सब समझ में आ रहे हैं ना। लंबे सेंटेंस है तो क्या हुआ, हम तो उनके छोटे छोटे ऐसे पीस करेंगे, सलाद के जितने हैं ना, सलाद की तरह उसको समझेंगे तोड़ तोड़ के। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ फटाफट रीडिंग लो उसकी, 2 पैराग्राफ्स अपने पास। कह रहा है जी द सस्पिशन दैट द ECI इज यूजिंग एन एक्सरसाइज ऑफ अपडेटिंग इलेक्टोरल रोल्स एज अ डी फैक्टो सिटीजनशिप स्क्रीनिंग एक्सरसाइज seems to be confirmed by the manner in which it is going about things। अब कह रहा है जी सही मंशा आपकी बताते हैं ECI की, हमें क्या लगती है। कह रहा है ये जो शक है ना सबके मन में, सस्पिशन है कि ये जो ECI है ये इस्तेमाल कर रहा है इस पूरी एक्सरसाइज का, और क्यों करने के लिए, अपडेट करने के लिए जो है इलेक्टोरल रोल्स की या चुनावी लिस्ट की। और कैसे इस्तेमाल कर रहा है,
हकीकत में डी फैक्टो इस्तेमाल कर रहा है सिटीजनशिप स्क्रीनिंग के लिए, राष्ट्रीयता की जांच के लिए। कह रहे ये सस्पिशन जो है अब लगता है वो कंफर्म हो गया है, सीम्स टू बी कंफर्म्ड, उस मैनर से, उस तरीके से जिसके अंदर इट यानी ईसीआई गो अबाउट कर रहा है या प्रोसीड विद कर रहा है सब चीजों को लेकर के। गो अबाउट थिंग्स करना यानी किसी चीज को लेकर प्रोसीड करना, हैंडल करना, किसी चीज को लेकर आगे बढ़ना। तो ये सस्पिशन तो पहले से दिमाग में था सब लोगों के, अब ये सस्पिशन कंफर्म हो रहा है देख करके कि ये वोटर इलेक्टोरल लिस्ट को अपडेट करना तो बहाना सा है। एक्चुअल में तो ये देखा जा रहा है कि किस किस को देश से डिपोर्ट किया जा सके, इलीगल इमिग्रेंट्स को, माइग्रेंट्स को देश से निकाला जा सके। चलिए, सस्पिशन की वर्ब है इज जो है सीम्स, इट इज गोइंग अबाउट, गो अबाउट करना मैंने आपको बता दिया, किसी चीज को कैसे आप हैंडल करते हैं। डी फैक्टो जो हकीकत के हिसाब से हो, यथास्थिति के हिसाब से हो। अब ये सिटीजनशिप एक्सरसाइज सच में है या नहीं लीगली, लेकिन हकीकत में तो वैसे ही काम हो रहा है। कह रहा है जी देयर आर इनकंसिस्टेंसीज एंड अनोमलीज इन द ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स, मेनी ऑफ विच हैव बीन फ्लैग्ड बाय द हिंदूज डेटा ड्रिवन इन जो इन्वेस्टिगेशंस। कह रहा है जी बहुत सारी इनकंसिस्टेंसीज या असंगताएं या विसंगतियां आपको मिलेंगी और अनोमलीज भी मिलेंगी। अनोमली इनकंसिस्टेंसी एक ही बात है, बताया था ना, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है, किसी चीज के अंदर का अजीबपना। तो कह रहा है बहुत अजीबपना हमें मिलेगा ईसीआई की ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स में या चुनावी पर्चियों में, जिनमें से मेनी ऑफ विच फ्लैग कर दी गई हैं या इशारा करके बता दी गई हैं द हिंदू की डेटा ड्रिवन इन्वेस्टिगेशंस के द्वारा। तो द हिंदू और कई बड़े आउटलेट्स जो है न्यूज़पेपर, वो डेटा की एक्सरसाइज कर रहे हैं और खुद चेक कर रहे हैं कि ईसीआई की वोटर लिस्ट कितनी सही है कितनी खराब है। तो देख करके काफी सारी विसंगतियां हमें देखने को लगी। चलिए, इनकंसिस्टेंसीज एंड अनोमलीज की वर्ब है आर, मेनी ऑफ विच की वर्ब है हैव बीन फ्लैग्ड। फ्लैग करना यानी किसी गलत चीज की तरफ इशारा करके बताना। कह रहा देयर आर 6.5 करोड़ डिलीशंस, 6.5 करोड़ लोगों का नाम जो है इन 7 या 10-11 जो है स्टेट्स के अंदर हट गया है। 6.5 करोड़, समझ लो बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। और किसके हिसाब से? अकॉर्डिंग टू प्रोविजनल नंबर्स, टेम्परेरी आंकड़ों के हिसाब से जो ईसीआई ने अभी दिए हैं। कह रहा है जी सजेस्ट मैथोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन एंड पुअर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एक्सरसाइज। कह रहा है ये नंबर्स के हिसाब से अगर देखें, ये 6.5 करोड़ का जो डिलीशन है ये सजेस्ट करता है मेथड में कई समस्याओं को, इन और पुअर इंप्लीमेंटेशन को इस पूरे एक्सरसाइज में। समझ गए? तो ये देख के ऐसा लगता है कि 6.5 करोड़ लोगों का नाम ऐसे नहीं हटा हुआ, कुछ सच में सॉफ्टवेयर का कुछ इश्यू लग रहा है, नहीं तो इतने करोड़ों लोग तो कभी बांग्लादेश से भारत में नहीं आए। अभी तो पूरे देश में एक्सरसाइज ही नहीं हुई, पूरे देश में हो जाएगी तो शायद 15 करोड़ लोगों के नाम हटाने पड़े इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिलीशंस की वो है सजेस्ट। नेक्स्ट पैराग्राफ है, फटाफट रीडिंग ले लो उसकी। कह रहा है जी इन उत्तर प्रदेश प्रोविजनल फिगर्स शो दैट 2.89 करोड़ नेम्स हैव बीन डिलीटेड। कह रहा है अगर यूपी की बात करें तो जो नॉर्मल आंकड़े प्रोविजनल फिगर्स आए हैं वो ये दिखाते हैं कि इतने करोड़ तो अकेले नाम जो हैं यूपी में डिलीट हुए हैं, which could possibly explain why the ECI has postponed publication of draft roll to January 6। और कह रहे ये वही चीज है जो पॉसिबली एक्सप्लेन भी करती है कि क्यों ECI ने पोस्टपोन कर दिया है या आगे के लिए धकेल दिया है पब्लिकेशन को अपने इस ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल की, चुनाव मतदाता लिस्ट की, जनवरी 6 तक। तो इतने सारे नाम हटे हैं यूपी के अंदर कि ECI वालों के खुद के हाथ पांव फूले। इन्होंने 31 दिसंबर 1 जनवरी को लिस्ट डालनी थी, लेकिन इतने नाम हटे हुए देख करके इनको लगा कि एक बार इसको फिर चेक करते हैं। अब 6 तारीख को ये नई लिस्ट देंगे। चलिए, फिगर्स की वर्ब है शो, नेम्स की वर्ब है हैव बीन डिलीटेड, विच की वर्ब है कुड एक्सप्लेन, ECI की वर्ब है हैज पोस्टपोन्ड। पोस्टपोन करना, कॉल ऑफ करना, किसी चीज को आगे के लिए धकेलना, है ना, पुट ऑफ करना, पोस्टपोन। कह रहा है इन तमिलनाडु एंड गुजरात विच आर रिलेटिवली अर्बनाइज्ड स्टेट्स with net in migration of electors 97 lakh and 73.7 lakh electors respectively have been taken off the draft rolls। कह रहा है फिर अगर तमिलनाडु गुजरात की बात करें, इन दोनों राज्यों की, जो कि तुलनात्मक तौर पे अर्बनाइज्ड स्टेट्स हैं, जहां पे शहर बहुत बड़े बड़े हैं, लोग अर्बन इलाकों में रहते हैं और जिनमें नेट इन माइग्रेशन होता है, इन दोनों स्टेट्स में बाहर से लोग आते हैं। गुजराती बाहर नहीं जाएगा, तमिलनाडु का आदमी तमिलनाडु में रहेगा, खूब अच्छा उसके पास जॉब्स, अच्छे उसके पास बिजनेसेस हैं। तो ये दोनों स्टेट्स जहां पे गांव बहुत कम है और जहां पे लोग बाहर से आते हैं, यहां पे 97 और 73 लाख वोटर्स के नाम हटाए गए हैं, टेक ऑफ किए गए हैं ड्राफ्ट रोल से।
चलिए सब्जेक्ट वर्ब आप मिला लेना, बड़ा सिंपल से सेंटेंसेस हैं, फटाफट अपने कवर कर रहे हैं। लास्ट पैराग्राफ आपके सामने है, देख लो इसको खुद से एक बार, हर पैराग्राफ को खुद से रीडिंग दिया करो, जरूरी है। चलिए कह रहा है जी दैट बोथ स्टेट्स हैव सिंस सीन फ्यूरियस इंक्लूजन ऑफ लैक्स ऑफ नेम्स एडेड इनकॉम्प्रिहेंसिवली एज फ्रेश एडिशंस इन अनदर प्रोसीजरल फ्लॉ सजेस्ट दैट इनम्बरेशन फेज वॉज कंक्लूडेड हैप्पैजेडली। अगेन देखो 2 डैश लगे हुए हैं तो बीच का नहीं पढ़ूंगा, बाकी का पढ़ के मीनिंग निकाल लूंगा। कह रहा दैट यानी ये बात की, ये दोनों ही स्टेट्स तमिलनाडु गुजरात ये तब से देख चुके हैं सीन इस चीज को, और किसको, बड़े ही गुस्से में फ्यूरी के अंदर इंक्लूजन को, इंक्लूजन यानी लिस्ट में नाम को डालना, और किनका, लाखों नामों का। कह रहा है ये बात जो है ना ये सजेस्ट करती है, हमें इशारा करके बताती है कि ये जो काउंटिंग का फेज था, इन्यूमरेशन फेज था, इसको कंक्लूड किया गया था, पूरा किया गया था हैप्पैजेड मैनर में, बेतरतीबी से। तो जब आप 97 लाख लोगों के नाम गुजरात की वोटर लिस्ट में से निकाल दोगे, जिसकी आबादी 5 करोड़ है, जिसमें से वोटर ही टोटल 3 करोड़ है, 3 करोड़ में से 97 लाख निकल गए, मतलब 33% वोटर के नाम निकल गए। तो लोगों में गुस्सा आया, और गुस्सा आया तो उन्होंने फटाफट जो है बहुत सारे नाम ऐड कर दिए। कह रहे दोनों ही काम गलत हैं, पहले आपने निकाले क्यों और फिर अचानक से आपने डाले क्यों, दोनों बातें बताती हैं कि आप हैप्पैजेड मैनर में बेतरतीबी से काम करवा रहे हो, है ना। चलिए दैट की वर्ब है सजेस्ट, स्टेट्स की वर्ब है हैव सीन, इंक्लूजन यानी इंक्लूड करने का काम। चलिए अब बीच में क्या लिखा हुआ है, कह रहा है जी एडेड इनकॉम्प्रिहेंसिबली, ये लोगों को जो ऐड किया गया ना इनकॉम्प्रिहेंसिबल मैनर में किया गया है। इनकॉम्प्रिहेंसिबल यानी जिसको कॉम्प्रीहेंड ना किया जा सके, जो समझाया ना जा सके या समझा ना जा सके। तो क्यों ऐड किया किसी को नहीं पता, कोई समझ नहीं पा रहा। कह रहा है जी इनको ऐड किया गया इनकॉम्प्रिहेंसिबली फ्रेश एडिशन के तौर पे, जो कि अपने आप में एक और प्रोसीजरल फ्लो है, प्रोसीजर के अंदर की एक और कमी थी। चलो लंबा सेंटेंस था। कह रहा है द सिचुएशन कुड हैव बीन अवॉइडेड हैड द कोर्ट गॉन बियॉन्ड लिमिटेड इंटरवेंशंस। कह रहा है ये सारी सिचुएशन जो है ना अवॉइड की जा सकती थी, कुड हैव बीन अवॉइडेड, अगर ये काम हुआ होता थर्ड कंडीशनल की ऑल्टरनेटिव फॉर्म में। हैड आगे आ गया, देख लो इफ की जगह। कह रहा है अगर कोर्ट गो बियॉन्ड की होती या पार गई होती अपनी उन इंटरवेंशंस के या दखल अंदाजियों के जो लिमिटेड हैं, बड़ी सीमित है, तो कोर्ट ने बहुत कम सीमित सा इंटरवेंशन किया इस पूरी एक्सरसाइज में, अगर ज्यादा किया होता तो ये सब जो है इस सिचुएशन को हम टाल सकते थे। चलिए सिचुएशन की वर्ब है कुड हैव बीन अवॉइडेड, कोर्ट की वर्ब है हैड गॉन, गो बियॉन्ड करना या पार जाना। कह रहा है जी विच वर सैल्व्स फॉर बिहार इलेक्टर्स। कह रहे ये जो लिमिटेड इंटरवेंशन हुई भी है ना, ये भी सैल्व की तरह थी या एक बचाव करने वाले मलहम की तौर तरह थी बिहार के वोटर्स के लिए। तो ये जो आई है ये भी ठीक है, जरूरी थी, पर ये कम नहीं है। बिहार के लोगों को इनका थोड़ा फायदा जरूर मिला है। सैल्व का मतलब होता है चोट पर लगने वाला मलहम। अच्छा ये इंटरवेंशन क्यों की गई, टू प्रॉपरली वेट द न्यू SIR प्रोसीजर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, ताकि कोर्ट प्रॉपरली वेट कर सके, एग्जामिन कर सके, जांच कर सके इस नए SIR के प्रोसीजर की संवैधानिकता को, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को। तो ये काम जो है कोर्ट को करना चाहिए था, और ज्यादा जिसके अंदर घुस करके संवैधानिकता को चेक करना चाहिए था। सिचुएशन की वर्ब है कुड हैव बीन अवॉइडेड, अगेन थर्ड कंडीशनल ऑल्टरनेटिव फॉर्म विच की वर्ब है वर। साल्स मैंने आपको बता दिया, चोट पे लगने वाला मलहम, राहत। कह रहा इट इज स्टिल नॉट टू लेट फॉर द कोर्ट टू टेक नोट ऑफ द इन्फॉर्मिटीज। कह रहा है ये अभी भी बहुत लेट नहीं है, बहुत देर नहीं हुआ है कोर्ट के लिए, फॉर द कोर्ट, कि वो टेक नोट करे, ध्यान में ले सारी इंफॉर्मिटीज को, कमियों को, कमजोरियों को SIR की एक्सरसाइज में। और क्या करने के लिए, एंड टू डिसाइड फॉर्मली इन फेवर ऑफ द इलेक्टोरेट, और कोर्ट डिसाइड भी कर ले फॉर्मली यानी मजबूती से इलेक्टोरेट के, वोटर्स के फेवर में। तो अभी भी वक्त है, कोर्ट इसमें संज्ञान लेकर के दखल अंदाजी कर सकती है। इट की वर्ब है इज, इन्फॉर्मिटी यानी कमजोरी, याद है ना, फॉर्म से इन्फॉर्म बनाया। कह रहा द फेट ऑफ द वेरी आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हैंग्स इन द बैलेंस। कह रहा है अब कुल मिला के जो फेट है ना, जो नसीब है, तकदीर है, इस वेरी आइडिया का, इस खास आइडिया का जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का। एडल्ट फ्रेंचाइज यानी वोट देने का अधिकार, यूनिवर्सल यानी सबका। कह रहा है ये जो तकदीर है इस वोट देने के अधिकार की हम सब की, अब वो हैंग इन बैलेंस करती है, बड़ी अनिश्चित है, कोर्ट के ऊपर डिपेंड करती है। जब कोई चीज हैंग इन बैलेंस कर रही है तो रस्सी पे लटकी है, इधर गिरी या उधर गिरी, बस बैलेंस में है, कैसे भी करके थोड़ा सा बना हुआ है। तो ऐसे ही तकदीर वोटर्स की भी हैंग इन बैलेंस कर रही है। चलिए फेट यानी तकदीर या नसीब, वर्ब है इसकी हैंग्स,
हैंग इन बैलेंस, बी इन अ लिम्बो, अनिश्चितता में होना, किसी भी वक्त जो है पास जो बाजी का कहीं भी पलट जाना। तो दोनों फ्रेजेस जो है एक दूसरे से कनेक्ट करके रखना। क्लास को यहीं पर रैप अप करेंगे। अच्छा आर्टिकल था, थोड़ा लंबा था पढ़ने में। अब कुछ क्वेश्चन है, फटाफट इनको देख लो। वीडियो को मैं पॉज कर रहा हूं, दोनों क्वेश्चंस खुद से आपको ट्राई करने हैं, फिर मैं करवाता हूं। चलिए, कह रहा द मेन पर्पस ऑफ द एडिटोरियल इज टू आर्ग्यू दैट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया SIR इज, कह रहा है मेन पर्पज इस एडिटोरियल का क्या है। SIR को लेकर के एडिटोरियल क्या अपना पर्पज बता रहा है। ये कॉन्स्टिट्यूशनली साउंड है, संवैधानिक तौर पे मजबूत है। ये सफर फ्रॉम करती है प्रोसीजनल आर्बिट्रेरीनेस से या फिर प्रक्रिया के अंदर मनमानेपन से। ये वॉज नेसेसरी, ये जरूरी था, ड्यू टू वाइड स्प्रेड डुप्लीकेशन, या हैज बिन अनफेयरली क्रिटिसाइज, इसको क्रिटिसाइज किया गया गलत तरीके से। इस आर्टिकल के हिसाब से ये SIR की जो एक्सरसाइज है इसमें चल रहा है मनमानापन, जानबूझ करके करवाई जा रही है। कुछ राज्यों में इलेक्शन से पहले, इलेक्शन हो जाएंगे फिर उसके बाद करवा लेंगे, तो पता नहीं किसका नुकसान हो जाएगा। तो प्रोसीजरल आर्बिट्रेरीनेस से ये सफर फ्रॉम करती है और ये थ्रेटन करती है इलेक्टोरल इंटेग्रिटी को, वोटर्स के वोट देने के अधिकार की गरिमा को। फर्स्ट का आंसर है। चलिए, ऑथर का जो क्रिटिसिज्म है टॉप कोर्ट को लेके या सुप्रीम कोर्ट को लेके, वो क्या सजेस्ट करता है कोर्ट के बारे में, क्या काम कोर्ट ने कर दिया जो ऑथर ने उसको क्रिटिसाइज किया। लास्ट में आया था, कोर्ट ने इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को अच्छे से चेक नहीं किया, कर सकती थी और अभी भी कर सकती है लेकिन नहीं किया, लिमिटेड तरीके से किया। तो कोर्ट फेल्ड टू असेस द ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशन ऑफ द SIR। ये इसका जो है क्रिटिसिज्म आर्टिकल में देखने को मिला। सेकंड आंसर है डी। चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप खुद से करेंगे, बड़े आसान है। गो अबाउट सुओ मोटू, एड लिबडम, लिबडम याद है आपको लिबर्टी से बना है, और बी इन अ लिम्बो, क्या मतलब है इन चारों के। अच्छा ये निकाल लेना, ये मैंने आंसर्स जो रखे हैं ये आपके पार्ट नहीं है ऑप्शंस का, ठीक है। सही ऑप्शन इनमें आपको नहीं मिलेगा, तो बिना ऑप्शन के करने हैं चारों क्वेश्चंस वोकैब के। लास्ट में 3 ग्रामर के एरर्स मिलेंगी, जो फॉर्मूलाज आपने सीखे हैं उसी के ऊपर अप्लाई करना। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल रहा हूं, वीडियो को नीचे चेक करके बताना आउट ऑफ 9 कितने मार्क्स मिले। कल की क्लास में आपसे मुलाकात लेंगे, अंटिल देन